Yeah. Okay. Yeah. Okay. What we have done last class, we have done that light moves as a stream of massless particles. These stream of massless particles are nothing but they are energy packets, and in energy packets का energy fixed होता है, जिसको quantized बोलते हैं. Now we know that this energy packet is known as quantum, where the energy of each quantum is quantized. Quantized meaning it is fixed and it is equal to E equal to h mu. And you know what? Last class only we have done that C is equal to nu lambda for electromagnetic radiation. So this is also an electromagnetic radiation which is consisting of the stream of particles. So they are moving. Right now, understand that frequency is equal to C by lambda. And I'll just put that energy here. So I'll be getting E is equal to SC by lambda. What is after 2? There is no 2. This is nu lambda. It looks like 2, it is not 2, it is nu. It is nu lambda. I guess you understood that. And we have discussed that quantum of visible light is known as visible light के quantum को क्या कहते हैं? Photons. Photon कहते हैं. Very good. Now the yeah, quantum of visible light is known as photon. Getting it? Getting it? Now understand that they are moving as a stream of particles. और प्लैंक्स ने कहा था कि लाइट है ना, उसका ये पार्टिकल नेचर है. And then there are certain things which he has told to us. What was the thing which is very important? Moving mass of photon is not defined. Rest mass of photon is 0. Getting it? And what else he told? Energy and momentum of photon is defined. Photon का momentum क्या होता है बाद में करेंगे, but हाँ momentum और energy पता हो सकती है, हमें पता लग जाएगी. It is a definite value. Moving mass is not defined. पता है क्या? जब आइंस्टाइन अंकल आए थे ना, तो आइंस्टाइन अंकल ने बहुत सारी थ्योरीज दी थी. तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है ना, तो मूविंग ऑब्जेक्ट का मास रेस्ट मास से अलग होता है. पता है तुमको? अच्छा सुनो, सोचना, हाँ ये चीज सोचना, जब तुम मेरे को देख रहे हो, इट इज लाइक करेंटली लाइव सेशन करे. अरे हाँ या ना? हाँ सर, यस. हाँ. अरे यार चैट बॉक्स दे रखा है ना, दिस टाइप देयर, नॉट अ बिग इशू. सो इफ मैं तुमको अभी दिख रहा हूँ, तुम मुझे सुन पा रहे हो, तो तुम मुझे प्रेजेंटली देख पा रहे हो ना? वो जो प्रेजेंट है ना, वो तुम्हारे लिए पास्ट है. मतलब तुम मेरा प्रेजेंट नहीं देख रहे हो, अभी भी तुम मेरा पास्ट देख रहे हो, अगर मैं आइंस्टाइन की बात समझूं तो. पता है क्या? सपोज ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ये मैं हूं, राइट, और ये एक स्टूडेंट है जो यहाँ बैठा है. नाउ अंडरस्टैंड दैट मैंने कुछ बोला तो उसने मेरे को ऑब्जर्व किया. यार देखो, जो रेडिएशंस मैं दे रहा हूं वो उसका दिमाग देख रहा है. उन नहीं सर, आप ही बने रहो होस्ट. आई डोंट वांट टू. 1 सेकंड. अच्छा, चैट ऑप्शन रहेगा ना?
श्योर चलेगा। अरे सुनो, टाइम ट्रैवलिंग की बात कर रहा हूँ जो आइंस्टाइन ने सोचा था। समझना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। सपोज एक स्टूडेंट यहाँ पर है, मैं यहाँ पे हूँ, मैंने कुछ बोला और मैंने कुछ भी एक्शन किए, उसने देखा, राइट। पर चक्कर क्या है, वो मेरा प्रेजेंट नहीं देख रहा, वो मेरा पास देख रहा है। कैसे? जब मैंने कोई चीज यहाँ पे करी तो मैंने कुछ रेडिएशन दी होंगी जो उसकी आंखों में पहुंचेगी। जैसे ही उसकी आंखों में पहुंचेगी वो ऑब्जर्व करेगा, तब वो देख पाएगा। करेक्ट? मतलब जब तक वो रेडिएशन जो मैं दे रहा हूँ, जब तक उसकी आंखों में नहीं पहुंचेगी, तब तक वो मेरे को ऑब्जर्व कर पाएगा क्या? तो मेरे को देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं रेडिएशन दे रहा हूँ। ये ब्लैक कलर है, ये व्हाइट कलर है, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, विजिबल लाइट है जो तुम्हारे पास पहुंच रही है। लेट इट बी, कितना भी हो, पास तो पास होता है ना, चाहे जितना मर्जी सेकंड का हो। हाँ, टाइम कम होगा, बहुत कम होगा, बट सोचो जरा, सोचो, ये रेडिएशन ट्रैवल करने में कुछ टाइम लगाएगी, मुझे पता है, स्पीड बहुत ज्यादा है, 3 to 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये स्टूडेंट ऑब्जर्व कर रहा है। एम आई राइट? हाँ, नाउ अंडरस्टैंड। या दैट इज व्हाई सन इमेज इज 8 मिनट लेट। सही बोल रहे हो। सुनो तो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ जो मैंने रेडिएशन दी, वो रेडिएशन आई और उसके तो उसने देखा, तो मतलब ये रेडिएशन तो मैंने थोड़ी देर पहले दे दी थी ना, ये रेडिएशन तो मैंने थोड़ी देर पहले दे दी थी और थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में पहुंची, तो मतलब उसने मेरा प्रेजेंट देखा कि पास देखा। चाहे थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा टाइम में, प्रेजेंट देखा कि पास देखा? पास्ट पास देखा। अब एक टाइम ट्रैवल की बात करते हैं। सुनो, मैंने ये रेडिएशन दी, वो मूव कर रही है एट द स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट से ये रेडिएशन मूव कर रही है। सपोज करो यहाँ पे मैं हूँ और ये मेरी रेडिएशन है या किसी और की रेडिएशन, ठीक है। अगर मेरी स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट जितनी हो गई, तो मैं और ये रेडिएशन जो मैंने थोड़ी देर पहले दी थी, वो दोनों सेम स्पीड से ट्रैवल करेंगे। अगर वो सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, तो मेरे लिए जो है, वो जो सिनेरियो था वो फिक्स हो जाएगा मुझे, क्योंकि वही सिनेरियो दिखता रहेगा बार बार। हाँ कि ना? सपोज मैंने कुछ बोला और रेडिएशन आगे गई स्पीड ऑफ लाइट से। मैंने क्या किया, मैंने कुछ बोला और मैं खुद ही स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने लगा। तो जो चीज मैंने उस वक्त करी थी, वही चीज मेरे को दिखती रहेगी। मतलब मेरे लिए टाइम रुक जाएगा कि टाइम चलता रहेगा? रुक जाएगा। और सपोज करो मेरी स्पीड जो मेरी रेडिएशन है उससे ज्यादा हो गई, तो ये ऐसे मूव कर रहा है, मेरी स्पीड ज्यादा होगी ऐसे, तो मैं इससे ज्यादा फास्ट मूव कर रहा हूँ ना, तो मतलब मैं वो रेडिएशन देख पाऊंगा जो मैंने थोड़ी देर पहले दी थी। मैं वो भी रेडिएशन देख पाऊंगा जो मैंने थोड़ी देर पहले एमिट करी थी। तो मतलब मैं अपना क्या देखूंगा उस वक्त? पास्ट। हाँ, मैं अपना पास देखूंगा। अगर मैं अपना पास देखूंगा तो मतलब टाइम ट्रेवल पॉसिबल है कि नहीं है? है। हाँ, ओ टाइम ट्रेवल पॉसिबल है कि नहीं? सर सुनो, मैंने एक इक्वेशन देखा था मूविंग ऑब्जेक्ट का, m equals to mo mass of still object upon root over 1 minus v square by c square। करेक्ट। तो फिर सर अगर आप c square की स्पीड से मूव कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी मतलब आपका मास नॉट डिफाइंड हो गया, 1/0 हो गया। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मैं स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा मूव नहीं कर सकता हूँ। हाँ सर, नहीं मूव कर सकते स्पीड ऑफ हाँ, लाइट वो से, टाइम तो ट्रैवल नहीं अकॉर्डिंग टू पॉसिबल है ना आइंस्टाइन। फिर। अब किसने बोला आइंस्टाइन भगवान है? किसने बोला क्या? अगर आइंस्टाइन ने एक चीज निकाली E = mc² और उसके अंदर हमने चेंजेस करे बाद में, तो मतलब आइंस्टाइन किसी जगह पे गलत भी हो सकता है। करेक्ट? हाँ सर। हाँ, अब मेरी बात सुनो। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू हैव टोल्ड मी दैट मास वाला फॉर्मूला, दैट मूविंग मास is equal to rest mass divided by under root of 1 minus v square by c square।
एम नॉट होता है रेस्ट मास, बी होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, स्पीड ऑफ पार्टिकल, रिलेटिव टर्म में जाना, ये होता है तुम्हारा मूविंग मास। ओके, अब एक बात बताओ, मूविंग मास इज इक्वल टू रेस्ट मास डिवाइड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। रेस्ट मास फोटोन का कितना है? व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन? 0. 0. 1 minus what is the speed of photon and by what speed this photon is moving? Speed of light 3 into 10 raised to 8 into meters. 10 to the power स्क्वायर क्या हो गया? 0. 0 by 0। अगर मैं 0 को 0 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? Not defined. नॉट नहीं, इसकी तो कोई वैल्यू नहीं, इट इज नॉट डिफाइंड। हाँ काय झालं आई आप बेटा क्लास मध्ये हेलो, understood? That is why I told that moving mass of photon is not defined, rest mass is 0. I guess you understood that point. Yeah, I'm explaining the equation again. Do you understood all these points apart from the equation? I just explain the equation again. Now understand that. Moving mass is equal to rest mass by 1 minus v square by c square, where v is speed of particle. So moving mass of any particle will be equal to rest mass divided by this. You have to write that. Now understand that rest mass of photon is 0 divided by the speed of photon is c only. So I'll be getting 1 minus c square by c square. C square by c square becomes 1. So I'll be getting 0 by under root of 0. That is 0 by 0. That comes out to be not defined. So 0 by 0 has it is not defined. It doesn't have any definite value. It is not defined. Understood? So that is why yeah, tell me AU003. सर मूविंग फोटोन का मोमेंटम मालूम है और वेलोसिटी मालूम है तो मास क्यों नहीं निकाल सकते? देखो यार, ये क्लासिकल मैकेनिक्स ना क्वांटम मैकेनिक्स में फॉलो होती नहीं है। अच्छा, हाँ, तो हम नहीं कर सकते काम। आई एग्री तेरा मतलब द वे यू हैव थॉट इज करेक्ट। So that is why the mass of photon is not defined for different photons, different mass will be there. okay sir. Just tell me one thing, momentum is defined, right? Yes sir. हाँ सुनो, ऐसा कभी पॉसिबल है क्या? मैंने सपोज because velocity of particle is what is the velocity of photon? वो किस स्पीड से मूव कर रहा है? लाइट किस स्पीड से मूव करती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट ना, इसलिए v को c लिखा, इसलिए v को c लिखा। ओके, मैं क्या कह रहा था, एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस कर रहा था। हाँ, तुमने क्या नाम है, एवेंजर्स देखी है ना मूवी? सबने देखी है ना? Yes, yes sir. जो भी गर्ल्स यूज करते हैं ना, दे एमिट लाइट, और लाइट से आदमी उड़ के दूर गिरता है कि नहीं? हाँ सर। मतलब लाइट जो है वो मोमेंटम ट्रांसफर कर रही है। इज इट पॉसिबल कि मतलब एक टॉर्च जला दूं मैं? नहीं सर, इससे पहले इंसान ही चल जाएगा। इससे पहले टॉर्च से उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूँ क्या मैं?
नहीं सर. No, sir, no. No, वो sir. तो सिर्फ कैथोड रेज से हो सकता है ना. अरे बाबा, टॉर्च क्या करेगी? फोटोन देगी ना. हाँ सर. हाँ सर. अगर टॉर्च जो है वो फोटोन दे रही है ना, समझना इस चीज को. अगर कोई भी टॉर्च फोटोन दे रही है और फोटोन का मोमेंटम है, मोमेंटम कैन बी ट्रांसफर्ड, यस और नो? हाँ, इट इज मेड ऑफ पार्टिकल्स. मोमेंटम कैन बी ट्रांसफर्ड, यस और नो? यस सर. या तो अगर Yes, sir. मोमेंटम ट्रांसफर हो सकता है तो ऑब्वियसली ये जो लाइट के फोटॉन्स है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर सकते हैं. हाँ, मोमेंटम काफी अच्छा खासा होना चाहिए डिस्प्लेस करने के लिए, या फिर डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल होगा, तुम ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे. तो सर टॉर्च हीट बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी? हाँ, हीट बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी अगर उतना इंटेंसिटी की लाइट फेंकेंगे? क्या हो जाएगी ज्यादा? हीट बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी अगर उतना लाइट, इतने इंटेंसिटी का लाइट फेंकेंगे? एनर्जी एब्सॉर्प्शन है, इट इज री एमिटिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट. मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी जो मोमेंटम में ट्रांसफर होगा वो तो काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होगा ना. सारी एनर्जी थोड़ा ना मतलब काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. हाँ सर. मैं तो ये कह रहा हूँ कि फोटॉन्स जो है क्या वो किसी चीज को डिस्प्लेस कर सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? दैट्स इट. हाँ सर, बट बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी. डिफाइंड है, अगर मोमेंटम डिफाइंड है तो या वो कर सकते हैं. द मास ऑफ फोटॉन इज नॉट डिफाइंड, हाउ कैन इट? दैट आई टेल यू कि हाउ टू फाइंड आउट द मोमेंटम ऑफ अ फोटॉन, दैट आई टेल यू. बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू अंडरस्टैंड कि ये क्या है. बाद में बता दो मोमेंटम कैसे आया फोटॉन, ठीक है? हाँ सर. अभी हटाओ इसको, लिख लिया? हाँ सर, हटा दो. हाँ सर. हाँ Sir, हटा दो. हाँ बेटा, सबको तो लिख देना. लिखना है तो जल्दी लिखो, उसके बाद आप हटा दो, ठीक है? तो फिर फोटोन मोमेंटम ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकता? ओके. We can, but not like that. That means you have to move in a different direction to make the time more acceleration. तो वो कर सकते हो, बट अभी रुक जाओ, हम टाइम ट्रैवल मशीन बाद में बनाएंगे. अभी हटाओ इसको. सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन व्हाट? मुझे क्या एक्सप्लेन करना? Which one, beta? Which part? Okay, you do one thing. You call me after the class. I'll explain you. Yeah. चलो अभी ना एक काम करते हैं. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन पहले रुक जाओ. different types of electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation. Every one of us knows here. Every one of us knows here that E is equal to h nu. So the energy of any photon or any quantum is directly proportional to frequency of light. Or I know that frequency is hc by lambda. So energy of quantum is inversely proportional to lambda. Right? So energy is directly proportional to frequency because h is constant. Now here h and c both are constant, so it's inversely proportional to lambda. So ज़्यादा frequency होगा, ज़्यादा energy होगा,
ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा कम वेवलेंथ होगा, कम वेवलेंथ होगा एनर्जी ज्यादा होगा। तो तुम्हारे पास डिफरेंट डिफरेंट रेडिएशन थी, राइट ना। सबसे ज्यादा जो एनर्जी गामा रेज की, पहले तो कॉस्मिक आएगा ऑब्वियसली। गामा रेज के बाद क्या रहा था, एक्स रेज के बाद था अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज के बाद था विजिबल, दैट इज विजिबल। रेड के नीचे आता है इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन के आता है बाद आता है तुम्हारा यार माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के नीचे आता है रेडियो वेव। रेडियो। अब सुन लो, ये एनर्जी है इसका। अगर एनर्जी है ना तो लैम्डा कितना अप्रोक्सीमेटली, तो लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, 10⁻10 मीटर, 10⁻8 मीटर। इसका अप्रोक्सीमेटली आता है तुम्हारा 10⁻6 मीटर। इंफ्रारेड रीजन का आता है 10⁻5 मीटर। माइक्रोवेव्स का आता है 10⁻2 मीटर। एक्स का आता है 10⁻3 मीटर। तो दैट इज वेवलेंथ। जितना वेवलेंथ बढ़ेगा उतना एनर्जी कम होगा, जितना वेवलेंथ कम होगा उतना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, उतना एनर्जी बढ़ेगा। तो ये तुमको पता होना चाहिए। सर कॉस्मिक रेज भी होता है ना, व्हाट? कॉस्मिक रेज भी होता है ना, गैमा उसका ऑब्वियसली लैम्डा 10⁻12 से ज्यादा मतलब कम होगा ना। कॉस्मिक रेज तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से आता है। No, I won't do that. I'll just simply write it down. Okay, listen. Ultraviolet इसके पास violet आता है और रेड के साथ इंफ्रारेड आता है। Just remember that. Okay, so हटाऊं इसको? Yes, sir. No sir, 1 minute sir. सर। हाँ, हेलो, क्या बोला? Just 1 minute sir, just 1 minute. हाँ, कॉपी। पर अगर लॉजिकली देखा जाए तो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होएगा मतलब उतना ज्यादा ऑसिलेट करना पड़ेगा उसको, फोटोन को, तो उतनी कम एनर्जी होएगी ना, फोटोन ज्यादा जल्दी एनर्जी रिलीज करेगा। जितना ज्यादा ऑसिलेशंस होगा उतना ज्यादा एनर्जी ज्यादा होगी ना। हाँ सर, एनर्जी तो ज्यादा होगी बट फिर वो उतनी जल्दी कम भी तो होगी, कम डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगी। अरे डिस्टेंस तो लैम्डा हो गया ना, फ्रीक्वेंसी ज्यादा मतलब ऑसिलेशन ज्यादा, ऑसिलेशन ज्यादा मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड कम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड का मतलब एनर्जी ज्यादा। मूव तो वैसी स्पीड ऑफ लाइट से कर ही रहा है ना, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट रेज हो चाहे वो इंफ्रारेड रेज हो, आ तो अर्थ पे रही है ना सन से। हाँ सर। ओके, सर एक्स क्या है? एक्स कौन सा है? एक्स क्या है? अच्छा, प्लैंक कांस्टेंट। एक्स इज प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक अंकल ने अपना एक कांस्टेंट दिया था, उसको प्लैंक कांस्टेंट कहते हैं। दिस 6.63 into 10⁻34 जूल सेकंड। 6.63 into 10⁻34 जूल सेकंड। हाँ, I guess you understood. क्वेश्चन सॉल्व करें इसके ऊपर। ग्रेट, चलो सॉल्व करते हैं। ग्रेट ग्रेट, सुनो है ना। पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, आज
हाँ, आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करेंगे इसके बाद। पहले फोटॉन्स तो समझ लो, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। ठीक है, नाउ लिसन। हाँ, कहाँ थे हम लोग? क्वेश्चन। क्वेश्चन है wavelength of light is given as 10 raised to power minus 10 meter. That is 1 angstrom. Right. Now the question is, how many photons will be required to give 6.63 joules of energy? कितने फोटॉन्स मेरे को चाहिए होंगे ताकि टोटल एनर्जी जो मुझे मिले वो 6.63 जूल्स हो? बस, बाकी तुम करो जल्दी। एनर्जी ऑफ एक फोटोन निकालो, एक फोटोन की एनर्जी के बाद कितने फोटोन मिलके इतनी एनर्जी बनाएंगे वो देखो। सर फ्रैक्शन आ रहा है, हाँ, फ्रैक्शन आ रहा है, पर्टिकुलर नंबर नहीं आ कोई रहा। बात नहीं, कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है अपने पास। बट सर पॉइंट्स में थोड़ी ना हो सकता आंसर, हाँ, पॉइंट्स में थोड़ी ना हो सकता आंसर, नहीं नहीं, फिर होल नंबर होना चाहिए ना। अरे अप्रोक्सीमेट क्वेश्चन का डेटा ऐसा है, काम कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। कितना एनर्जी चाहिए अपने को? 3 इंटू, अभी ठीक है, करो। हो गया सर। हाँ बेटा, जब डेटा है वो। ओके, ओके, सुनो, पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने फोटॉन्स आपस में मिलके जो टोटल एनर्जी देंगे, that will be equal to 3 into 6.63 जूल।
कितना एनर्जी आना चाहिए? लेट्स से नंबर ऑफ फोटॉन्स हम n मान लेते हैं. I require n number of photons which will club together to form that much amount of energy. Now, in the solution, first I'll calculate energy of one photon. Energy of one photon, which was equal to h nu, and we know that मेरे को lambda दे रखा है, तो देखो hc by lambda. Now understand that h is 6.63 into 10 to the minus 34 into c, that is 3 into 10 raised to the power 8, divided by lambda. Lambda is 10 raised to the power minus 10. Now understand that this thing is joules per second, this thing is meter per second, and this thing is joule seconds, meter per second गया, मीटर गया, तो आंसर जूल्स में ही आएगा. दैट मींस हमारा फॉर्मूला सही है, यूनिट वाइज भी जूल्स में दे रहा है. सेकंड पर सेकंड से गया, मीटर से गया. अब बचा ये, इसको काटा 10 to the power minus 24 आया, प्लस 8 है माइनस 24 है, तो तुम्हारे पास 10 to the power minus 16 आया. तो ओवरऑल आंसर आया तुम्हारे पास 6.63 into 3 into 10 to the power minus 16 जूल. ये एक फोटॉन का एनर्जी है. तो कितने फोटॉन मेरे को चाहिए होंगे ताकि इतनी एनर्जी आए? Shall I say that number of photon n, number of photon into energy of one photon should be equal to 3 into 6.63 joule. ये पूछा है. What is number of photon? 6.63. Sorry, what is number of photon n? What is energy of one photon? 6.63 into 3 into 10 to the minus 16 should be equal to 6.63 into 3. So I will be getting n is equal to 1 by 10 to the power minus 16. इससे ये गया, इससे ये गया. So I will be getting 10 to the power 16 photon. किस किस को ये आंसर आया? ग्रेट, ग्रेट 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 ग्रेट, नाइस नाइस. अच्छा, समझ में आ गया सबको? ग्रेट. एक क्वेश्चन और तू? हाँ सर. चलो. यस, ओके. एक काम करते हैं, है ना? हाँ, अभी क्वेश्चन है बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल. पता है क्या? दो क्लोरीन एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है. उस कोवैलेंट बॉन्ड की जो एनर्जी दे रखी है ना, वो दे रखी है बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इज
663 into 3 kilojoule per mole और 6.63 into 3 kilojoule per mole, राइट। या फिर इसको और सिंपल करने के लिए ना एक काम कर, 6.63 6.3 into 3 into 6.022 kilojoule per mole. So this is the energy given to you. इसका bond energy, right? Calculate the frequency of a photon. सर Yes. वो ऊपर क्या नंबर लिखा है 66.3 into 3 into क्या 6.022. ओके Right? Calculate the frequency of a photon which is required to just break covalent bond of one chlorine molecule. मतलब इस क्लोरीन मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी उस फोटोन की कितनी चाहिए, उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी अपने को चाहिए। तो मुझे ना उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी चाहिए। खुद करोगे कि मैं ट्राई करूं? Will you try it by yourself? Yes. पहले ही बोल रहा है आप बदतमीज कौन है ये? ओके, एक बार ट्राई कर। अच्छा, एक और चीज, एक डजन का मतलब क्या होता है? 12। अब एक डजन का मतलब 12 होता है ना। 1 डजन सर आंसर आ गया। वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। एक डजन का क्या मतलब होता है? 12, राइट? है ना? तो एक मोल का क्या मतलब होता है? 6.022 into 10 to the power 23. It's just a number. It's just a number. तो अगर मैं इस नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करूँ ना तो वो एक मोल हो जाता है। For example, one mole of this marker is 6.022 into 10 to the power 23 markers. तो एक बार ट्राई करो, otherwise I'll solve it. ठीक है? I'm just giving you 3 minutes to solve it fast. अब बेटा तूने कर लिया, you will be happy. Just wait. हाँ okay.
हम्म I'll tell you. ओके चलो सुनो अभी सबसे पहले व्हाट आई विल बी डूइंग, देखते हैं आंसर क्या है। सबसे पहले आई विल बी कैलकुलेटिंग द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द CH2 मॉलिक्यूल कि यार एक मॉलिक्यूल के बॉन्ड तोड़ने पे कितनी एनर्जी लगेगी। ये जो बॉन्ड एनर्जी दे रखी है ना, दैट इज 66.3 into 3 into 6.022 किलोजूल। किलोजूल मतलब 10⁻³ जूल पर मोल। कह रहा है कि अगर एक मोल बॉन्ड को तोड़ू ना, पर मोल मतलब अगर एक मोल बॉन्ड को तोड़ू तो इतनी एनर्जी जूल्स में चाहिए। So when I'm breaking 1 mole of bond, I require that much amount of energy in joules. Getting a point? So understand that 1 mole of bonds require 66.3 into 3 into 6.022 into 10⁻³ joules. In 1 mole of bonds, how many bonds will be there? 6.022 into 10⁻³ bonds. I told you, no? 1 मोल का मतलब क्या होता है? दिस नंबर, नथिंग एल्स। 1 मोल मतलब इतना नंबर। So 6.022 into 10⁻³ bonds will be equal to 66.3 into 3 into 6.022 into 10⁻³ joules. तो एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितना एनर्जी लगेगा? 66.3 into 3 into 6.022 into 10⁻³ divided by 6.022 into 10⁻23। ये गया 10⁻23 ऊपर जाने के बाद -23 हो जाएगा, 3 गया, बचा -20। That much amount of joules are required. Yeah, we'll check it out. तो एक बॉन्ड की एनर्जी किसके थ्रू चाहिए अपने को? फोटोन के थ्रू। Getting it? So the minimum energy which I require will be H nu should be equal to 66.3 into 3 into 10⁻⁻20 joules. So what is H? 6.63 into 10⁻⁻34 into frequency should be this. The frequency should come out to be 66.3 into 3 into 10⁻⁻20 divided by 6.63 into 10⁻⁻34. It will become 10. It will go up. It will become 10⁻⁴. 10 and 10⁻⁴ clubbed together become 3 into 10⁻⁵. Hertz. Frequency is given in hertz. किस किस का सेम आंसर आया था? मेरा सर, my I got correct. Me, yes, mine. Okay, me. Sir, can you tell again what symbol H signifies? H is Planck's constant and H value is 6.63
into 10 to the power minus 34. It's just a constant where energy of photon is equal to h nu. Where nu is frequency and frequency is equal to c by lambda. Where c is speed of light and lambda is wavelength. Lambda is wavelength. Okay, and just don't worry, it was happened in last class. I guess you were not there, so it's okay. Getting it? Now the main thing is just understand the concept which is there. Can you give one sum? Yeah, I'll give many sums. Don't worry, sir. Up this now. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Shall I make the sum slightly tough? Slightly, not much. Slightly. Okay. Okay, sir. Just listen to the problem properly, okay? Listen to it properly. I have a bulb, right? A bulb of 100 watt. Now, bulb has a tendency, right, to emit obviously photons. Light is nothing but photon, right? Where wavelength of a photon is given to you as 6.63 into 3 into 10 is to power minus 10 meter. Field factor is missing. Write down nanometer or make it like picometer. It sounds good. Pico. Getting it? Now understand that it is emitting photons. I have water. In this glass, I kept 100 grams of water. Getting it? Specific heat of water is, I know it is 4.2 joules, but I'm giving it 4 so that the calculation becomes simple. 4 joules per gram per Kelvin. Four joules per gram per Kelvin. Right? Now understand one thing. Given as if the number of photons which are coming out of total photons, right? 80% or make it 60% of photons out of total photons is absorbed by this water. Getting it? Now question is, question 1. How many photons are given out by bulb in 1 second? Question 2. How much time will it require to increase the temperature
of water from 30 degrees Celsius to 60 degrees Celsius. These are two questions. Now, every type of question which we have done is different, right? The concept is same, the applications are different, so that you have taste of every kind of problem, right? Just try to solve it. Now, one more thing before solving it, you know, right? In your lower classes, you have done one formula. The amount of heat required is equal to mass into specific heat into delta T. Change in temperature. You know that the heat which is required should be equal to mass of water into specific heat of water into change in temperature. I'm just telling you, this is the heat required. The amount of heat required to increase the temperature of that particular mass of water, specific heat is given to you, and delta D. Delta D is change in temperature. This is the formula of heat which is required. Getting it? And that heat is given by 60% of the photons coming out. If you don't know this, doesn't matter. Try calculating first part. This part I will take care. Don't worry. I can understand this part. That no one. Suppose some student already know this. It's fine. If they don't know, doesn't matter. Solve first part, because first part is more important. This part is anyways another application that you can become more smart after. First part answer I want. Acha, what do you mean by 100 watt? What do you mean by 100 watt? Electrical energy. 100 joules per second. It is giving up 100 joules per second of energy. Okay, P006. We'll check it out. Okay. अच्छा. Okay. Okay. Shall we solve that question? Okay. Okay. Everyone should try this question. Is very simple. The first part is very simple. I can understand about second part, but first part is very simple. Okay. But I will explain when I solve that question. I can understand. That is the extra thing I have added. I should not have added it to below that this part. It's okay. Doesn't matter. This part is important because that is related to our concept. What is M? Mass. Mass. M is mass of water. S is specific heat of water. Delta T is change in temperature.
अच्छा, सेकंड के लिए 5 मिनट। चलो देखते हैं, सॉल्व करें। नहीं सर, I'll solve that. Okay. $120 seconds. Okay. चलो देख लेते हैं, सॉल्व करके पता लग जाएगा। We'll come to know the answer. Okay, we'll check it out. Your answer is 120, 200, 5 minutes. Let's check this out properly. चलो आगे चलें, सॉल्व करें इसको। चलो हाँ, ओके, सुनो ध्यान से। पहला तो लैम्डा दे रखा फोटोन का, ठीक है। तो लैम्डा से मेरे को एनर्जी मिल जाएगी फोटोन की। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा, hc/लैम्डा। h की वैल्यू है 6.63 into 10⁻34 minus 32. c is 3 into 10⁸8 by lambda is 6.63 into 3. पिको मतलब 10⁻⁻12 मीटर। पिको मतलब 10⁻⁻12 मीटर। So this gone. So 20. So I'll be getting 10⁻⁻14 joules. Getting it? एक फोटोन का एनर्जी आया 10⁻⁻14 जूल्स। सुनना ध्यान से। लेट्स से वॉटेज कितना है इसका, 100 वॉट। इसका क्या मतलब हुआ, दिस बल्ब इज गिविंग 100 जूल्स in 1 second. So I'm getting 100 joules of energy in 1 second. And just tell me, energy किस फॉर्म में आ रही है बाहर? एनर्जी किस फॉर्म में? Photon. Light. हाँ, लाइट मतलब फोटॉन्स। तो एनर्जी किसकी टर्म्स में आ रही है, फोटॉन्स, है ना। तो 100 जूल्स ऑफ एनर्जी जितनी भी आई वो फोटॉन्स की टर्म्स में आई। तो एक बात करते ना, इससे इन 1 second number of photon given out by bulb is n. तो नंबर ऑफ फोटोन जो 1 सेकेंड में बल्ब दे रहा है ना, तो 1 सेकेंड में जो बल्ब फोटोन दे रहा है वो एनर्जी कितने हैं, n। तो इन n की टोटल एनर्जी जो 1 सेकेंड में आ रहे हैं वो 100 जूल्स के इक्वल होनी चाहिए। जो n की टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 100 जूल्स के। बिकॉज पर सेकेंड कितना एनर्जी निकल रहा है, कितना एनर्जी निकल रहा है, 100 joules. So shall I say that? So number of photon per second into energy of one photon should be equal to 100 joules. So number of photons comes out to be
100 by energy of one photon. That comes out to be 10 raised to power 16. So number of photons per second is 10 raised to power 16. बात समझ में आई? बात समझ में आई? बात समझ में आई? हाँ? Okay. Now listen. Number of photons which are coming out per second is 10 raised to power 16. कोई ऐसा है अभी भी जिसको कुछ भी डाउट है तो पूछ सकता है, हाथ खड़ा करो. कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको अभी भी कोई भी डाउट है कि आस्क डाउट. नहीं, पर सेकंड 100 जूल्स. सर हाउ डू यू गेट 100 जूल्स? सी वॉटेज इज 100 वॉट का मतलब होता है 100 जूल्स पर सेकंड. तो एक सेकंड में कितना एनर्जी आ रहा है? 100 जूल्स. तो एक सेकंड में लेट्स से n फोटॉन्स आ रहे हैं, तो टोटल फोटॉन्स n जो है उनका एनर्जी कितना होना चाहिए था? 100 जूल. मैंने वही उसको इक्वेट किया है. Now listen. इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक करना था, तो डेल्टा टी कितना हुआ? 30. तो कितना हीट चाहिए था? हीट विल बी इक्वल टू मास 100 है इंटू एस 4 है इंटू डेल्टा टी, दैट इज T2 minus T1, that is 100 into 4 into T2 minus T1 is 30. So I will be getting 12,000 joules. तो ना मुझे 12,000 जूल्स चाहिए. कितने चाहिए? कितने चाहिए? 12,000. अच्छा, एक सेकंड में ये कितने जूल्स दे रहे? एक सेकंड में बल्ब कितने जूल्स दे रहा? 100. 100. अच्छा, 100 का कितना परसेंट वो एब्जॉर्ब कर रहा है? 60%. हाँ, तो 60% ऑफ 100 कितना हुआ? हाँ जी, 60 जूल्स हुआ है ना? 0. हाँ, तो एक सेकंड में ये बल्ब वाटर को कितना एनर्जी दे रहा है? 60 जूल्स. कितना दे रहा है? 60 जूल्स. टोटल एनर्जी कितना लगा? 12,000. तो एक सेकंड तो टाइम कितना लगेगा बताओ? 200 जूल. 200 सेकंड. Time will be equal to total energy required, that is 12,000, divided by energy given 100 watt. 100 joule का 60% 60 joule होता है. Per second 60. I will be getting 200 seconds. 200 seconds किसका आया था? सर 12,000 कैसे आया सर? हाँ जी, सर 12,000 कैसे आया? किसका 12,000? हाँ सर. देखो 12,000 के लिए बोला था ना, कितना हीट चाहिए इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए. मास है हमारा 100 ग्राम, तो मास एस से तुम्हारा स्पेसिफिक हीट एस 4, उसके बाद डेल्टा टी है T2 minus T1. अच्छा. 60 minus 30 कितना आया? 30. मल्टीप्लाई किया तो 12,000 जूल आता है. तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतना जूल्स चाहिए. हाँ, आई नो दैट. अरे ये क्वेश्चन में दे रखा है, देखो ना, 60% ऑफ फोटोन दे रहा है. तो अगर सारा एनर्जी फोटॉन्स के टर्म्स में आ रहा है तो 60% फोटॉन्स दे रहा है ना. हाँ, that method is by number of photons. It's okay. You got the same answer. अच्छा, समझ में आया? I have taken SI units only. अगर 4 joules को मल्टीप्लाई करोगे ना और SI 100 लोगे, अरे देखो मैंने क्या किया, मास ग्राम में है तो 100 ग्राम लिया, ग्राम से ग्राम गया. टेम्परेचर केल्विन डिग्री सेल्सियस सेम नहीं होता है, तो केल्विन से केल्विन गया, बचा सिर्फ जूल. सही तो है. देखो टाइम ऐसे आया कि 60 जूल जा रहा है एक सेकेंड में. टोटल चाहिए 12,000 जूल, तो 60 जूल एक सेकेंड में ले रहा है.
तो टोटल चाहिए 12,000 जूल्स। तो टाइम कैसे आएगा? 12,000 बाय 60 ना, तो 200 सेकेंड लगेंगे उस पानी को 12,000 जूल्स एब्जॉर्ब करने में। हाँ, अच्छा अभी आगे चलें। हाँ सर। चलो अभी ना we'll start photoelectric effect। Photoelectric effect is a proof for particle nature of light। So photoelectric effect is a proof for photoelectric effect is a proof for particle nature of light। Now understand that होता क्या? मेरे पास एक फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट है, इसको समझने से पहले ना तुम ये समझ लो कि ये बोर्ड है। बोर्ड ना फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट है, ये इलेक्ट्रॉन है। जैसे मार्कर कह रहा, मार्कर है ना, इलेक्ट्रॉन है। तो बहुत सारे मार्कर ना इस फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट पे, ओके, बहुत सारे मार्कर ना इस फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट पे चिपके हुए हैं ऐसे। देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, जो कि गिर गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन है जो फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट पे चिपका हुआ है। नाउ अंडरस्टैंड दैट सपोज ये ना 10, ये जो फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट है ना उसको 10 जूल से अट्रैक्ट करके बैठे, कहते भाई 10 जूल से मैंने बिल्कुल अट्रैक्ट करके रखा हुआ, तो दिस मार्कर इज अट्रैक्टेड बाय दिस फोटोइलेक्ट्रिक प्लेट बाय 10 जूल्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने 1 जूल दिया तो कुछ होगा क्या? क्या मार्कर? नहीं नो सर। 10 जूल से अट्रैक्टेड है तो उसने 10 जूल से खींचा हुआ है। तो अगर मैं इसको 1 जूल दूं निकलेगा? नो सर। नो नो सर। नो। अरे यार 3, नो। अरे यार 6 नो। थोड़ा निकलेगा। अच्छा 8 दिया तो 8 नहीं निकलेगा, थोड़ा निकलेगा। 10 दिया तो हाँ निकल जाएगा। निकल जाएगा। 10 दिया निकल जाएगा बराबर। निकल जाएगा, जस्ट निकल गया। तो मैंने 10 दिया तो ये जस्ट निकल गया, गेटिंग इट? अच्छा मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं इसको 100 जूल्स देता हूँ तो क्या होगा? उड़ जाएगा। निकल के हाथ में रहेगा सर। क्या कह रहा है? निकल जाएगा सर, एकदम निकल जाएगा, हट जाएगा। तो ना अगर चिपका हुआ है अच्छी तरीके से, मैंने ना इसको 100 जूल दिया हिस्सा, तो एक बार बताओ 100 में से 10 तो इसको लगा किसके लिए? बाहर निकलने के लिए। बाहर निकलने के लिए। बाकी 90 का 90 जूल इसके पास ही है ना। What will happen to this 90 joules? वो जब Kinetic ट्रांसफर energy। करेगा स्टोर मोशन करेगा। कन्वर्ट हुई, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी हुई ये किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक ये एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। कन्वर्ट हुई काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी।
सुनो पता है क्या, इस फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट में भी ना इलेक्ट्रॉन्स है। ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट अट्रैक्ट करके बैठा है। कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट की स्पेशलिटी होती है कि ना वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है जब कोई भी मिनिमम एनर्जी उसको दी जाए। जनरली फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट ना अल्कली मेटल्स की होते हैं, अल्कली मेटल्स फ्रॉम सोडियम टू सीजियम, कोई भी यूज कर सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट, ठीक है। अच्छा, अब ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कैसे प्रूव करता है? यार एक बात बताओ, लाइट इज मूविंग लाइक अ पार्टिकल, ठीक है, एंड हर एक पार्टिकल का जो एनर्जी है ना वो फिक्स है, तो इट इज कमिंग आउट एज एनर्जी पैकेट्स। कॉन्टिन्यूअस एनर्जी नहीं है, डिस्क्रीट एनर्जी है। तो 10 जूल 10 जूल 10 जूल 10 जूल 10 जूल ऐसा है। क्योंकि ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल एट ए टाइम एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो असम्पशन क्या लिया उसने कि एक पार्टिकल ना एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। तो वन पार्टिकल इज इंटरेक्टिंग विद वन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज़ पार्टिकल नेचर है ना, तो पार्टिकल टू पार्टिकल कोलिजन है, तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ साइमल्टेनियसली अटैक कर रहा है। कोई दिक्कत इसके अंदर? एक फोटोन पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली अटैक कर रहा है। गेटिंग इट? साइमल्टेनियसली एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन है क्योंकि पार्टिकल है। अब बिकॉज़ पार्टिकल के से डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी आ रही है, तो लेट काम मान लेते हैं, इसको मार्कर मान लेते हैं, इसको तुम्हारा बोर्ड मान लेते हैं, और ये एनर्जी है। एनर्जी फोटॉन्स की hν होती है। इस फोटोन पॉजिटिव, बेटा फोटोन न्यूट्रल होता है, एनर्जी पैकेट है बस, इट इज एन एनर्जी पैकेट, न्यूट्रल एनर्जी पैकेट, मासलेस एनर्जी पैकेट, ठीक है। अरे लाइट पॉजिटिव चार्ज होती तो सबको झटके लगते रहते, सोते कि तुम इलेक्ट्रिक शॉक लेते। अट्रैक्ट नहीं, अटैक है, अटैक, अटैक, अटैक नॉट अट्रैक्ट। अटैक विल बी 1 on 1, हाँ वो अटैक वाला अटैक है। चलो कोलिजन है, कोलिजन, तो कोलिजन इज 1 on 1। अच्छा एक बात बताओ, इसको ना मिनिमम एनर्जी निकलने के लिए 10 जूल चाहिए, कितना चाहिए? हेलो, कितना चाहिए? 10 जूल। 10 जूल। फोटोन की जो एनर्जी है ना, लेट्स से 1 जूल है, कितनी है? 1 जूल। अच्छा सपोज करो मैंने 5 फोटोन फेंक के मारे, है ना, तो 5 फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे? मैंने क्या कहा था, 1 on 1 इंटरेक्शन है, राइट? तो 5 फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन के साथ, 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन के साथ। अच्छा एक मिनट हाँ, तुम्हारा जो वॉइस है ना बहुत ज्यादा, चल, तो 5 फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर 5 फोटोन 5 इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करे, एक इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 10 जूल चाहिए, और मैं 1 जूल का फोटोन डाल रहा हूँ, क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? नहीं, नो, नहीं। सपोज करो 10 फोटोन मारे, तब बाहर आएगा क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं, नहीं, 50 नहीं आएगा। नहीं आएगा सर, कितना नहीं, भी सर। मान लो नहीं आएगा। 100 मारे, अच्छा 100 फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं? 100। 100 इलेक्ट्रॉन। 100 करेक्ट, 100 इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर। नाउ अंडरस्टैंड, इसका एनर्जी 2 जूल किया तो निकलेगा क्या इलेक्ट्रॉन? नहीं, नहीं, अच्छा 10 जूल किया तब हाँ सर। निकलेगा सर। हाँ। हाँ, निकलेगा। हाँ सर, निकलेगा। उसको पाई से डिनोट करते हैं। पाई मतलब एक गोला बनाओ और बीच से काट दो, इसको पाई बोलते हैं। क्या लेंगे? इसको पाई सिंबल है, इसका नाम है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का डेफिनेशन क्या है? इट इज द मिनिमम
amount of energy required to just eject an electron from a photoelectric plate. बात समझ नहीं? अच्छा, अब तुम बहुत समझदार हो। अच्छा, फाइव को ना एच न्यू नॉट बोलते हैं। एच न्यू नॉट जो एनर्जी फोटोन देगा ना, मिनिमम एनर्जी जिससे निकले, उस एनर्जी को एच न्यू नॉट बोलते हैं। वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ेगी। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर जो फोटोन का एनर्जी है ना, वो 5 के इक्वल है, और उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। गेटिंग इट? तो इट इज द मिनिमम एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा? इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमें चाहिए हो ताकि फोटोन का एनर्जी 5 जितना हो जाए, 10 जूल जितना हो जाए, तब इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। जब वो 10 और 10 इक्वल होगा ना, तो न्यू को न्यू नॉट बोलेंगे। फिर न्यू नॉट से फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो एनर्जी बढ़ती जाएगी। सपोज करो मैंने क्या किया, एनर्जी 20 जूल दी, तो हर एक फोटोन की कितनी एनर्जी है? 10 जूल। तो ग्रोसरी का क्या करते हो? 20. How much amount of energy are given? 20. अच्छा, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितना चाहिए? 10. अब बाकी का बचा हुआ 10 क्या? बाकी का बचा हुआ 10 क्या? काइनेटिक. अच्छा, तो एक बात बताओ, तो तुम कह रहे हो जितना भी एनर्जी सप्लाई किया एच न्यू, वो क्या कर रहा है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी देगा, प्लस जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगा वो किसमें कन्वर्ट होगा? काइनेटिक पता है? एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक। तुमको पता है जो इक्वेशन तुमने अभी समझ के बोली है ना, उस इक्वेशन को आइंस्टाइन ने लिखा, आधे पेज में प्रूव दिया, और उसको नोबेल प्राइज मिला सिर्फ इस इक्वेशन की वजह से जो उसने लिखी है। बस जो तुमने अभी बताई है ना, उसकी वजह, उस इक्वेशन की वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला। गेटिंग अ पॉइंट? भाषण में ओ मेरे लाल पीलो हरे नीलो, किसी को डाउट है इसके अंदर? सर हाँ हाँ फिर तो उसको हाँ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हाँ के लिए मिलना चाहिए था नोबेल प्राइज। देखो, अब किस्मत की बात होती है, ठीक है। अब इतना समझ में आया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझने में बहुत टाइम लगा लोगों को। हाँ सर, इनिशियली जब थ्योरी डेवलप हुई थी तब जो नोबेल प्राइज वाली कमेटी थी उनको कुछ समझ नहीं आई थी वो थ्योरी। हाँ वही वो थोड़ा उसके बाद उनने उसको जब नोबेल प्राइज दिया तब उनने स्पेसिफाई भी नहीं किया कि ये किस डिस्कवरी के लिए है। एग्जैक्टली, गेटिंग अ पॉइंट। देखो, काम वो करो जो दूसरों को समझ में आए। बात तो सही है सर। अच्छा, वी नॉट का मतलब क्या होगा? न्यू नॉट, इट इज न्यू नॉट, ठीक है। देखो, न्यू नॉट का मतलब क्या है? मैं धीरे धीरे, देखो मुझे पता है एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। जब फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो एनर्जी कम होगी, तो मैंने फ्रीक्वेंसी बहुत कम रखी तो एनर्जी 1 जूल, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। एनर्जी 2 जूल, थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, एनर्जी 2 जूल, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। फिर थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, एनर्जी 3 जूल, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आया। फ्रीक्वेंसी बढ़ाता रहा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एच न्यू नॉट पे एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू नॉट हो गया, जो कि वर्क फंक्शन के इक्वल हो गया। अब 10 जूल न्यू नॉट हुआ, जैसे न्यू नॉट हुआ तो मैंने 10 जूल दे दिया, तो 10 जूल के साथ इंटरैक्ट करेगा तब इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आएगा ना।
तो वो फ्रीक्वेंसी जो इतना एनर्जी दे फोटोन का ताकि इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आए, उसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। अभी समझ आया न्यू नॉट का मतलब क्या है? बेटा समझ में आया न्यू नॉट का मतलब क्या है? वो मिनिमम एनर्जी जिससे एनर्जी 10 जूल के इक्वल हो जाए तब वो बाहर निकलेगा। चलो बहुत बढ़िया। अब एक डेफिनेशन लिखो। फाई हर एक मेटल के लिए कांस्टेंट होता है। फाई हर एक मेटल के लिए कांस्टेंट होता है। मेरी बात सुनो। एक वो लिखो डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हाउ टू प्रोनाउंस वर्क फंक्शन? फाई, PHI, फाई। हाई फाई वाला हाई हटा के फाई, वाईफाई वाला वाई हटा के फाई बोलते हैं उसको। You understood? फाई बोलते हैं। Okay. Now listen to it. कहाँ था मैं? एक डेफिनेशन लिखो इंटेंसिटी की। Intensity is defined as the number of photons. Intensity is defined as the number of photons falling per unit area per unit time, कि एक सेकेंड में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने फोटॉन्स फॉल कर रहे हैं, इसको इंटेंसिटी कहते हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया per unit time is known as intensity of light. बात समझ में आई? डेफिनेशन समझ में आई? सर अगर आप म्यू को म्यू नॉट कर देते हो तो फिर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है, बट इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं हो सकता कभी भी। इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेंगे, मूव नहीं करेगा। बट सर रेस्ट पे थोड़ी ना हो सकता है इलेक्ट्रॉन। अरे बेटा अभी ना मेरे को मैंने फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाया नहीं, अभी मैं कॉन्सेप्ट पे खेल रहा हूँ। एक बार जब फोटो इलेक्ट्रिक सेल बन जाएगा ना तब देख लेना कि होता क्या है। ठीक है, करंट आएगा, करंट कैसा आएगा बता दो। ठीक है, अभी इतना समझ में आया? मैं सेल को बनाऊंगा ना फोटो इलेक्ट्रिक सेल, तब समझ में आ जाएगा। इतना समझ में आया? इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कॉन्सेप्ट है। गेटिंग? अब इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखिए। इंटेंसिटी की डेफिनेशन समझ में आई? कितने फोटॉन्स पर यूनिट एरिया में कोलाइड कर रहे हैं और कितने पर यूनिट टाइम में कोलाइड कर रहे हैं। गेटिंग इट? तो एक बात 1 मीटर स्क्वायर दिया होता है, सपोज इसका एरिया मैंने 1 मीटर स्क्वायर लिया है, तो 1 मीटर स्क्वायर में लेट्स से 1 सेकंड में 100 फोटॉन जा रहे हैं, तो इंटेंसिटी कितनी होगी? 100 इंटेंसिटी 100। अच्छा 5 सेकंड में 10,000 आ रहे हैं तो इंटेंसिटी कितनी होगी? 200। 5 सेकंड में अगर 10,000 फोटॉन गिर रहे हैं तो इंटेंसिटी कितनी होगी? सर एरिया किधर बताया आपने? बेटा यूनिट एरिया ये है 2000। हाँ 2000। 10,000 कितने में आ रहे हैं? 5 सेकंड में 2000। आज एक काम करते हैं, सरफेस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट ही होंगे ना? हाँ सर। हाँ, एक ये नोट पे खत्म करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। सपोज करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है टोटल, लेट्स से इस सरफेस पे 1000 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने? 1000। अच्छा करंट का डेफिनेशन क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम इस करंट। जितने इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम में मूव करेंगे वो करंट होता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट I है, 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो करंट 2I है, 3 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं 1 पर यूनिट टाइम में तो करंट 3I है। इतना समझ में आता है? हाँ, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब सोच के बताना, फोटॉन्स का एनर्जी ना वर्क फंक्शन से ज्यादा है, तो फोटॉन गिरेगा इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? सपोज करो पहले 100 फोटॉन्स गिर रहे हैं, इंटेंसिटी 100 है, तो
कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 100 इलेक्ट्रॉन्स 100 इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेंगे, 100 इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। अच्छा, अगर 200 फोटॉन्स गिरे तो 200 100. तो भी सर 100 ही निकलेंगे ना। if 300 photons are there, then how many? 300. 200. 400 are there, then 400. 500, 500. 600, 700, 700 800, 800 900, 900 1000, 1000. 1000 1100, बरोबर उतना ही सर। 1000 ही है ना सर, कांस्टेंट है ना, 1000 ही है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन 1000 ही थे। तो एक इंटेंसिटी के बाद में करंट ट्रांसमिट हो जाता है। 1100 फोटॉन सिर्फ 1000 इलेक्ट्रॉन के साथ ही कोलाइड करेंगे, 100 फोटॉन यूजलेस हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1000. 1000। तो इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा ना तो करंट बढ़ेगा, और बढ़ाऊंगा तो और बढ़ेगा, और बढ़ाऊंगा तो और बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ फोटॉन्स दोनों इक्वल हो गए, उसके बाद फर्क नहीं पड़ता है ना। Yes, sir. Yes, sir. चलो बात समझ में आई। Yes, sir. Yes, sir. चलो ऑन दिस नोट वील फिनिश इट ऑफ। अभी थोड़ा पार्ट रह गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तुमको एक असाइनमेंट भेजा था, तुमसे वो असाइनमेंट हो जाएगा आज की डेट में, है ना। ओके सर। मिला असाइनमेंट मिला? हाँ हाँ सर। सर हाँ सर मिला। हाँ मिलेगा बेटा, ग्रुप में देखना आ चुका होगा, है ना। 8 पेजेस का है, सॉल्व एग्जांपल्स भी होंगे, है ना। हाँ सर। चलो टेक केयर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। कहीं और गिर जाएंगे, क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है। बाय सर। ओके बाय। कहाँ गए ये? अनूप जी, कहाँ हो? I can't end that thing right now. बाय बेटा। अरे क्या कहते हैं, कैसे कहूँगा मैं, तुम भी तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। अनूप सर, आप यहाँ हो क्या? सर को कॉल करो उनके नंबर पे। अरे बेटा मेरा फोन लगा हुआ, मैं कॉल कैसे करूँ ये तो बता। Just install my phone only, no. Okay, anyways, I'll just manage. चलो take care.
है